जय हिंद साथियों। आज है पॉलिटी सीरीज़ का 14th डे। आज 14th डे है और हम डेली 10 MCQ को देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आप लोग इससे पहले की सीरीज़ को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के सारे सीरीज़ को देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। और सारे सीरीज़ को अगर नोट्स बना लें तो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए आज का हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चंस बताया जा रहा है कि विच आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल जो है हमारे संविधान का, कौन सा आर्टिकल जो है वो बताता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। हमारे संविधान के किस आर्टिकल में रखा गया है यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में? तो हमारे संविधान के आर्टिकल 246 के अंदर जो है वो बताया गया है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। चलो हम देखते हैं इसके बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, तो इसमें क्या रखा गया है सब चीज़ को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे रखा गया है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स को आर्टिकल 246 में बताया गया है। इसमें यूनियन लिस्ट का बात करें तो यूनियन लिस्ट का, जैसे पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाने का काम करता है ना, तो ये जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। अगर स्टेट लॉ बनाता है तो उसको स्टेट लिस्ट के अंदर रखते हैं, ठीक है। स्टेट के अंदर अगर लॉ बनाया जाता है तो उसको कहाँ रखा जाता है? स्टेट लिस्ट के अंदर। और कॉन्करेंट लिस्ट में जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके कानून बनाती है उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट में रखते हैं, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बनाती है तो उसे स्टेट लिस्ट में, और सेंट्रल गवर्नमेंट्स बनाती है तो उसे यूनियन लिस्ट में, ठीक है। और दोनों मिलकर जब बनाते हो तो उसे हम कॉन्करेंट लिस्ट में रखते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे संविधान के 7th शेड्यूल में भी बताया गया। कहाँ पे? 7th शेड्यूल में बताया गया है। हमारे संविधान में कितना शेड्यूल है? तो 12 शेड्यूल है, जिसमें से 7th शेड्यूल में जो है वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए कि विच अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो एज ए फंडामेंटल राइट्स के रूप में किस अमेंडमेंट में किया गया था? तो हमारे संविधान में किस अमेंडमेंट के तहत जो है वो एजुकेशन को एज ए फंडामेंटल राइट्स के ऐड किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 अमेंडमेंट के तहत। कब? 86 अमेंडमेंट के तहत जो है वो एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स के रूप में जोड़ा गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86 अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। और उसे कहाँ जोड़ा गया था? एजुकेशन को जो है वो फंडामेंटल राइट्स के रूप में कहाँ जोड़ा गया था? तो इंसर्ट किया गया था 21 ए, आर्टिकल 21 ए के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 21 में क्या है ये बताओ आप लोग। आर्टिकल 21 में क्या है ये आप लोग बताओ। आर्टिकल 21 ए में जोड़ा गया था एजुकेशन को एज ए फंडामेंटल राइट्स के रूप में। तो एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट्स के रूप में जो है वो, जहाँ 6 से 14 साल के बच्चों को जो है ना फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। तो इस 86 अमेंडमेंट 2002 में जो है वो अमेंड करके जोड़ा गया था। कब से कब तक बच्चों को? 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, ओके। इसमें देख सकते हो कि बताया गया कि आर्टिकल 21 ए में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के रूप में प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए अमेंड किया गया था 86 अमेंडमेंट 2002 में, ठीक है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडी ऑडिट्स गवर्नमेंट्स अकाउंट इन इंडिया। तो कौन सा बॉडी जो है ना वो ऑडिट करने का काम करता है अकाउंट्स इन इंडिया? कौन सा बॉडी जो है वो ऑडिट करने का काम करता है? हमारे संविधान में कौन सा बॉडी जो है वो ऑडिट करने का काम करता है बताओ। यहाँ पे देखो ऑप्शन है फाइनेंस कमीशन, कैग, यूपीएससी, इलेक्शंस कमीशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? कैग। कैग कहे तो कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? कैग का फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग क्या होता है? सो देखो कैग जो होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में क्या है इसके बारे में बताया गया। तो संविधान में जिस चीज़ के बारे में बताया गया उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। हु चेक्स, जो कि चेक करता है क्या?
चेक्स करता है और ऑडिट्स करने का काम करता है, चेक्स और ऑडिट करने का काम करता है फाइनेंशियल अकाउंट्स को, फाइनेंशियल चीज़ों को जो देखने का काम करता है ना, उसे कैग के रूप में, कैग जो है ना उसको कौन देखता है, तो कैग देखता है, ठीक है, जिसे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। किस चीज़ के बारे में, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में जो है वो डाटा रखता है, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, और स्टेट गवर्नमेंट्स का भी जो है डाटा रखता है कौन, कैग, ठीक है। जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे संविधान में बताया गया है, हम इसके बारे में सारे चीज़ के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे आर्टिकल 48 में 148 में बताया गया है अपॉइंटमेंट क्या कैसे किया जाए कैग को, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। आर्टिकल 149 में बताया गया कि ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कैग, ड्यूटीज़ और पावर्स के बारे में बताया गया कैग का। आर्टिकल 150 में बताया गया फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स के बारे में। आर्टिकल 151 में बताया गया ऑडिट रिपोर्ट्स टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी रिपोर्ट्स को कहाँ पे रिपोर्ट को कहाँ पे रखेगा कैग जो है वो, अपना रिपोर्ट जो है वो कहाँ पे देगा, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके बारे में सारी चीज़ के बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। तो कैग का फंक्शंस क्या होता है, कैग का जो है ना फंक्शंस जो है हम अच्छे से चर्चा करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखो ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स, इसका मतलब हम समझते हैं कि कैग जो है ना वो चेक करता है, कैग चेक करता है हाउ सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड स्पेंड्स मनी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मनी को कहाँ पे स्पेंड कर रही है, तो इसके बारे में जो है कैग जो है वो ध्यान रखता है। जैसे देख सकते हो एग्जांपल के रूप में, इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड्स मनी ऑन हाईवे और डिफेंस, मान लो स्टेट मतलब मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हाईवे के लिए मनी को एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, और डिफेंस के लिए खर्च कर रही है, मान लो, ठीक है। तो कैग जो है वो क्या करता है, कैग चेक करता है कि वेदर मनी वाज यूज्ड प्रॉपरली, मनी जो है वो प्रॉपरली यूज़ किया जा रहा है हाईवे के लिए और डिफेंस के लिए ही या कि दूसरा चीज़ के लिए। तो कैग जो है वो उस चीज़ को ध्यान रखता है, और ऐसा तो नहीं कि उसको वेस्ट किया जा रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान कौन रखता है, कैग हमारे संविधान में इसके लिए स्पेशल रूप से बनाया गया है, ठीक है। दूसरा देखो कि ऑडिट्स करता है क्या, स्टेट गवर्नमेंट्स का अकाउंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स का अकाउंट्स जो है वो ऑडिट करने का काम करता है। जैसे कैग जो है वो चेक करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करता है स्टेट गवर्नमेंट्स का, ठीक है। एग्जाम्पल में देख सकते हो कि इफ़ स्टेट गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि बिल्ड करता है कोई स्कूल को बिल्ड करता है या हॉस्पिटल को बिल्ड करता है, तो कैग ध्यान रखता है कि कैग जो वेरीफाई करता है वेयर फंड्स वी यूज हॉनेस्टली, फंड्स हॉनेस्टली रूप से यूज़ तो किया जा रहा है स्कूल के लिए ही ना, ऐसा तो नहीं कि मतलब स्कूल बनाने के लिए फ़ंड लिया, हॉस्पिटल बनाने के लिए फ़ंड लिया और कहीं और यूज़ कर रहा है, या फिर उस फंड को जो है वो केवल ले तो लिया स्कूल बनाने के लिए, लेकिन उसका यूज़ जो है वो कुछ नहीं कर रहा है, अपने पास रख लिया। तो इस चीज़ का ध्यान कौन रखता है, कैग रखता है, ठीक है। अब हम देख सकते हो कि नेक्स्ट ऑडिट पब्लिक सेक्टर, जैसे कि ऑडिट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSU का बात करें, ठीक है, जिसमें देख सकते हो कि कैग जो है वो चेक करता है गवर्नमेंट कंपनीज़ को भी ये ध्यान रखता है, कहाँ, गवर्नमेंट कंपनी का। जैसे देख सकते हो कि ONGC ये क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है। भेल का बात करें, NTPC का बात करें, इंडियन रेलवे का बात करें, एयर इंडिया का बात करें, तो ये गवर्नमेंट कंपनीज़ है। और जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि इफ़ ONGC अर्नस मनी फ्रॉम ऑयल, अगर ONGC अर्न कर रहा है मनी फ्रॉम ऑयल से, तो कैग जो है ना वो चेक करता है मनी को इज मैनेज प्रॉपरली, मनी को जो है मैनेज प्रॉपरली किया जा रहा है कि नहीं, तो ये कैग जो है वो चेक करने का काम करता है, ठीक है। ये कंपनी जो है वो प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं ना मनी को, यानी कि गवर्नमेंट जो मनी को प्रोवाइड कर रहा है उसको देखने का काम कौन करता है, कैग, ठीक है। अब हम देखते हैं 4th नंबर में ऑडिट करता है गवर्नमेंट फंडेड बॉडीज़ को भी ऑडिट करने का काम करता है। जैसे कि कैग जो है वो ऑडिट करता है इंस्टीट्यूशंस दैट गेट गवर्नमेंट मनी, जैसे कि यूनिवर्सिटी का बात करें, NGO का बात करें, ठीक है। जैसे इफ़ कोई यूनिवर्सिटी जो है बनाने के लिए 10 करोड़ गवर्नमेंट से मांगा, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी 10 करोड़ मांगा गवर्नमेंट से बनाने के लिए, ठीक है, तो कैग जो है वो ध्यान रखता है कि यूज़ जो है वो मिसयूज़ तो नहीं किया जा रहा है, कहीं उस मनी को जो है मिसयूज़ तो नहीं किया जा रहा है। 10 करोड़ मांगा तो उसको कहीं मतलब किसी प्रकार का बना करके जैसे तैसे 2-3 करोड़ में, उसके बाद जो है वो उसको पैसा को कहीं मतलब मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान कौन रखता है, कैग रखता है, ठीक है। देख सकते हैं 11 रिपोर्ट्स फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के बारे में। जैसे कैग जो है फाइनेंस करता है रिपोर्ट स्कैम्स को लेकर के, जैसे करप्शंस को लेकर के, वेस्ट ऑफ मनी। एग्जाम्पल के रूप में समझो इफ़ जैसे कि प्रोजेक्ट देख सकते हो कि 10 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट निकला, ठीक है, बट ये रियल कॉस्ट, लेकिन उसका रियल कॉस्ट कितना है,
10 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट निकाला जिसमें रियल कॉस्ट जो उसको लगने वाला है वो 3 करोड़ ही लगेगा, ठीक है। अब वो 7 करोड़ क्या करेगा सो बताओ, 7 करोड़ तो अपने पास रख लेगा ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखने का काम कौन करता है, कैग करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैग क्या होता है, कैग का काम क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, जैसे कि इसको अपॉइंट कौन करता है, तो इसको अपॉइंट करता है हमारे देश में राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति जो है वो कैग को अपॉइंट करने का काम करते हैं। और रिपोर्ट को सबमिट कहाँ किया जाता है, तो यूनियन गवर्नमेंट्स में बात करें तो प्रेसिडेंट के पास इसका रिपोर्ट सबमिट किया जाता है, और जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स का बात करें तो गवर्नर के पास इसका रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का इसका थोड़ा सा सिंपल मीनिंग समझ लेते हैं कि कैग क्या होता है, देखिए। तो कैग जो है ना, कैग इज ए फाइनेंशियल वॉचडॉग, इस वॉचडॉग की तरह काम करता है, फाइनेंशियल वॉचडॉग की तरह काम करता है भारत में, ठीक है। हु चेक्स करता है कि गवर्नमेंट मनी जो है वो कलेक्ट कर रही है, स्पेंड कर रही है और मैनेज किस तरह से किया जा रहा है, तो इसको देखने का काम कौन करता है, कैग करता है, ठीक है। कैग मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 4th क्वेश्चन। तो आज का 4th क्वेश्चन है, देखो कि विच अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट किया गया था, मेड राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट। कौन सा अमेंडमेंट के तहत जो है ना राइट टू प्रॉपर्टी को एज ए लीगल राइट के रूप में प्रोवाइड किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट के तहत, बताओ कौन सा अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को एज ए लीगल राइट प्रोवाइड किया गया था, ये बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। 40 सेकेंड तो नहीं हो सकता है, 86 भी नहीं हो सकता है, 86 को हम बता चुके हैं आगे, 61 भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 44th अमेंडमेंट के तहत। अब देखो 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, सो देखो 44th अमेंडमेंट के तहत जो है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44th अमेंडमेंट कब हुआ था, 1978 में। कब हुआ था, 1978 में। यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से, कहाँ से, फंडामेंटल राइट से हटा करके, यानी आर्टिकल 31 में जो पहले था फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा करके कहाँ डाल दिया गया था, तो डाल दिया गया था, देखो यहाँ पे डाला गया था 300A आर्टिकल में। कहाँ पे, 300A आर्टिकल में रखा गया है, ठीक है। मेड राइट टू प्रॉपर्टी ए लीगल राइट, और उसे क्या बना देगा, लीगल राइट बना देगा, फंडामेंटल राइट से हटा करके, ठीक है। क्यों बनाया गया, तो ये थोड़ा सा लंबा डिबेट हो चलेगा, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहाँ रखा गया है, देखो यहाँ पे आर्टिकल 12 से 15 के अंदर, 35 के अंदर जो है वो फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है। कहाँ पे, पार्ट 3rd में। कहाँ पे, पार्ट 3rd में जो है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शंस पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि ऑप्शंस के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चंस ना छूटे, ठीक है। जैसे 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था, देखो 42nd में अमेंडमेंट में हुआ था, ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। क्या ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। उसे कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का जो है ना बहुत सारा चीज़ों का अमेंडमेंट जो है ना इसमें हुआ था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट जो हुआ था, जहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में हुआ था, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाया गया था 44 अमेंडमेंट के तहत, ओके। और उसे कहाँ रखा गया था, 300A में। अब हम जैसे बात करें कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ रखा गया, तो क्या कहोगे, तो आर्टिकल 300A में, ठीक है। 86 अमेंडमेंट के तहत जो है वो एजुकेशन को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया गया था 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है। 2002 में अमेंड किया गया था, 86 अमेंडमेंट 2002 में, ओके। 61st अमेंडमेंट का बात करें तो 61st अमेंडमेंट में जो है वोटिंग एज जो 21 साल था उसको घटा करके कहाँ कर दिया गया था, 18 साल कर दिया गया था, कब, 61st अमेंडमेंट में। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन अपॉइंट्स करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या होता है हम इसको बारे में बताएंगे, लेकिन ये बताओ कि कौन अपॉइंट्स करता है, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है, ये बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आप समझो कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अटॉर्नी जनरल जो है इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, भारत का जो है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, जो कि अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल कहाँ, अंडर आर्टिकल 26 के तहत। हु एक्ट्स एज ए चीफ लीगल एडवाइजर, जो कि काम करता है चीफ लीगल एडवाइजर के रूप में, किसका, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ लीगल एडवाइजर के रूप में काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। याद रखना
किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, अब देखो इसके बारे में, तो इसको अपॉइंट किया था किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अपॉइंट किया था ऑन द एडवाइस ऑफ, किसके एडवाइस से, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से, किसके एडवाइस से, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से अपॉइंट किया था किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, जैसे इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होता है, सो देखो क्वालिफिकेशंस जो होता है इसके लिए एक कम से कम जो है ना सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, तो उसे अपॉइंट किया जा सकता है कम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। ठीक है, जैसे इसका मेन फंक्शंस को हम देखते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शंस क्या होता है, सो देखो जैसे कि लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट्स, लीगल एडवाइजर्स के रूप में काम करता है किसका, गवर्नमेंट्स का। जैसे गवर्नमेंट्स का बात करें तो किसका करता है, तो लीगल एडवाइजर्स जो है वो काम करता है प्रेसिडेंट का। लीगल एडवाइजर कहें तो प्रेसिडेंट का लीगल एडवाइजर के रूप में काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट्स का, मिनिस्टर्स का। कौन, सेंट्रल मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के रूप में समझो कि इफ़ गवर्नमेंट वांट्स, अगर गवर्नमेंट चाहती है टू ब्रिंग ए न्यू लॉ, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कोई नया लॉ लाने के लिए, तो अटॉर्नी जनरल क्या करता है, उसमें लीगल पॉइंट देता है, अपना व्यू रखता है। ठीक है, लीगल पॉइंट रखता है, ये गवर्नमेंट्स के मतलब गवर्नमेंट्स के साथ मिल के काम करता है। ठीक है, लीगल व्यू मतलब एक जैसे वकील होता है ना, गवर्नमेंट्स का वकील, उस तरीके से काम करता है। ठीक है, समझो, मतलब सिंपल भाषा में समझ लो। ठीक है, अब हम देखो इसके बारे में हम और समझते हैं, तो परफॉर्म्स करता है क्या, लीगल ड्यूटीज़ असाइन्ड बाय प्रेसिडेंट्स। जैसे एनी लीगल वर्क, कोई भी लीगल वर्क जो कि प्रेसिडेंट का कोई भी लीगल वर्क जो प्रेसिडेंट को करना हो, तो वहाँ पे क्या अटॉर्नी जनरल जो है वो परफॉर्म करता है। कौन करता है, अटॉर्नी जनरल परफॉर्म करता है। ठीक है, तो चलो आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का 6 क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल इस्टेब्लिशेस फाइनेंस कमीशन, हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल बताया गया है फाइनेंस कमीशन के रिगार्ड, फाइनेंस कमीशन के बारे में जो है वो हमारे संविधान में के कौन सा आर्टिकल में बताया गया, सो बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल 280 के अंदर बताया गया है फाइनेंस कमीशन के बारे में। चलो देखते हैं इसके बारे में कि क्या होता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे संविधान में बताया गया है आर्टिकल 221 में फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना, इट डिसाइड्स, ये क्या करता है, डिसाइड्स करता है फाइनेंशियल रिलेशंस। तो ये फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में डिसाइड्स करता है। ठीक है, जो कि सेंट्रल और स्टेट्स का फाइनेंशियल रिलेशंस का ये ध्यान रखता है। ठीक है, सेंटर और स्टेट्स के बीच जो है फाइनेंशियल रिलेशंस, उसको ध्यान रखने का काम कौन करता है, तो फाइनेंस कमीशन। हमारे अभी का भारत का जो है फाइनेंस कमीशन कौन है, ये बताओ। फाइनेंस कमीशन भारत का कौन है, तो अभी का फाइनेंस कमीशन जो है ना वो अरविंद पनगारिया है। कौन है, अरविंद पनगारिया। ठीक है, अरविंद पनगारिया जो है वो अभी का फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, ये कितना नंबर का है वो आप लोग बताओ। ठीक है, तो इस हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के अंदर बताया गया है फाइनेंस कमीशन के बारे में। ये ध्यान रखता है क्या, सेंटर और स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल रिलेशंस को ध्यान रखने का काम करता है। ठीक है, अब हम देख सकते हो इसका मेन फंक्शंस को हम अच्छे से समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, जैसे कि देख सकते हो कि हाउ गवर्नमेंट टैक्सेस विल शेयर बी बिटवीन, तो गवर्नमेंट टैक्स को जो है ना वो कैसे शेयर किया जाए सेंट्रल और स्टेट्स के बीच, तो इसको ध्यान रखता है। ठीक है, सेंटर और स्टेट्स के बीच जो है वो टैक्स को कैसे शेयर किया जाए, तो इसको ध्यान कौन रखता है, फाइनेंस कमीशंस। ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स, विच स्टेट गेट फाइनेंशियल हेल्प, किस स्टेट्स को फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका ध्यान कौन रखता है, तो फाइनेंस कमीशंस। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे फाइनेंशियल बैलेंस भी रखने का काम करता है। मेंटेन फाइनेंशियल इक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच और पुअर के बीच जो है वो फाइनेंशियल इक्वालिटी का रखने का काम करता है। जैसे इसको अपॉइंट कौन करता है, सो देखो अपॉइंट किया जाता है फाइनेंस कमीशंस को किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है फाइनेंस कमीशंस को। ये फॉर्म किया जाता है एवरी 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स में जो है वो इसका टर्म, कितना टर्म होता है इसका, 5 ईयर्स। ठीक है, फाइनेंस कमीशन का टर्म 5 ईयर्स होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो जिसमें देख सकते हो कि विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस पंचायती राज सिस्टम्स इन इंडिया, तो किस अमेंडमेंट के तहत जो है वो पंचायती राज सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। भारत में किस अमेंडमेंट के तहत जो है वो पंचायती राज सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, सो बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73rd अमेंडमेंट के तहत जो है भारत में पंचायती राज सिस्टम्स को इंक्लूड किया गया था। कब, 73rd अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, देख सकते हो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73rd अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट 1992 में जो है वो अमेंड किया गया था, जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम्स को इंक्लूड किया गया था। देख सकते हो कि गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है
दिया था। पंचायती राज सिस्टम्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के रूप में प्रोवाइड किया गया था 73rd अमेंडमेंट 1992 में पंचायती राज को। देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या आता है। तो ठीक है, तो हमारे संविधान के पार्ट 9 में जोड़ा गया था पंचायती राज को। कहाँ पे? पार्ट 9 में, और 11th शेड्यूल में रखा गया। कहाँ पे? 11th शेड्यूल में। तो पंचायती राज का बात करें तो इसको 73rd अमेंडमेंट 1992 करके वो पंचायती राज को क्या 3 भागों में, जो तीन टीयर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसे देख सकते हो कि पंचायती राज को कहाँ पे, जिला परिषद का बात करें, जिला परिषद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो वहाँ बांटा गया। फिर देख सकते हो कि पंचायत समिति, कहाँ पे? पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है। फिर ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होता है। तो इस तरीके से जो है ना पंचायती राज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो था डिसेंट्रलाइजेशन करना। ठीक है, और पावर ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ग्रास रूट पे जो है ना वो डेमोक्रेसी को जो है वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना, इसका जो मुख्य उद्देश्य था। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी जो है, कौन सा बॉडी जो है प्रिपेयर करता है इलेक्टोरल रोल्स, कौन सा बॉडी जो है भारत में प्रिपेयर करता है इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, तो कौन सा बॉडी प्रिपेयर करता है इसके बारे में देखो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, देख सकते हो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो अब देखते हैं तो ये क्या होता है, हमारे संविधान में क्या बताया गया, द इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान में इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया इज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। क्या ये हमारे संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जो कि हमारे संविधान में इसके बारे में लिखा गया है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग। इसका रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? तो ये क्या काम करता है? सुपरवाइज काम करता है, इलेक्शंस को जो है सुपरवाइज करने का काम करता है। ठीक है, कंट्रोलिंग इलेक्शंस का, इलेक्शंस को जो है ना वो कंडक्ट करवाने का काम कौन करता है? तो इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, इंश्योर देयर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाए, तो इसके लिए हमारे संविधान में बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक बॉडी है जो कि आर्टिकल, हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में बताया गया है कि इस्टेब्लिशेस इलेक्शंस कमीशंस एंड एम्पावर्स टू कंडक्ट इलेक्शंस करवाने का काम करता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 324 के तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने का काम करता है। ठीक है, देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं। तो इसमें एक चीफ इलेक्शंस कमीशन होता है। क्या होता है? चीफ इलेक्शंस कमीशन होता है, और दो अन्य लोग होते हैं। ठीक है, टू इलेक्शंस कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो इसको अपॉइंट जो है वो कौन करता है? तो इसको अपॉइंट करने का काम करता है चीफ इलेक्शंस कमीशन, और इलेक्शंस कमीशन को जो है अपॉइंट करता है कौन? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसका टेन्यूर जो है वो 6 साल होता है, या फिर 65 साल जो है मैक्सिमम एज होता है। ठीक है, 65 साल मैक्सिमम एज होता है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कौन सा आर्टिकल जो है ना प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में जो है वो कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? बताओ, ये तो पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 19 फर्स्ट ए के तहत जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया। देख सकते हो कि आर्टिकल 19 में क्या रखा गया। तो आर्टिकल 19 जो है बात करता है राइट टू फ्रीडम के बारे में। जैसे इट गारंटीज, ये गारंटी प्रोवाइड करता है कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया को 6 फंडामेंटल राइट्स, क्या 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स देता है, 6 प्रकार के फंडामेंटल फ्रीडम्स देता है। जैसे देख सकते हो कौन कौन होता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स विद इन इंडियन टेरिटरी, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट्स, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशंस, ऑक्यूपेशंस, ट्रेड एंड बिजनेस। तो ये राइट टू फ्रीडम के अंदर जो है वो रखा गया। ठीक है, तो इस प्रकार के फ्रीडम जो है हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि होगा, विच आर्टिकल डील्स मनी बिल। मनी बिल के रिगार्डिंग जो है कौन सा आर्टिकल रखा गया। ठीक है, मनी बिल्स के रिगार्डिंग जो है वो कौन सा आर्टिकल रखा गया, ये क्या बात करता है सो बताओ। ये पहले क्या बात करता है सो बताओ। ये बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है ना वो 112 के अंदर रखा गया। सेंट्रल बजट जो है वो पेश किया जाता है 112 के तहत। ठीक है, तो और स्टेट बजट जो है, स्टेट बजट का बात करें तो वो 202 के अंदर रखा गया। कहाँ पे? 202 के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मनी बिल को कहाँ रखा गया, कहाँ पे रखा गया मनी बिल को बताओ। मनी बिल को रखा गया है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी यानी 110 के अंदर जो है मनी बिल को रखा गया। कहाँ पे? मनी बिल को 110 के अंदर। 110 प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा से याद रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे संविधान में क्या लिखा गया है, ठीक है। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 110 में जो है मनी बिल को रखा गया है। तो मनी बिल के अंदर बात करें तो मनी बिल के अंदर क्या होता है, सो देखो, तो आर्टिकल 110 में डिफिनेशन ऑफ मनी बिल के बारे में बताता है, ठीक है। डील करता है क्या, ये टैक्सेशन के बारे में बात करता है, बोरोइंग्स के बात करता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स की बात करता है, फाइनेंशियल मैटर्स को देखने का काम करता है, ठीक है। मनी बिल जो है, मनी बिल को जो है ना वो केवल और केवल इंट्रोड्यूस कहाँ किया था, लोकसभा के अंदर। मनी बिल को केवल और केवल लोकसभा के अंदर, सेंट्रल मतलब पार्लियामेंट में जो है वो केवल और केवल लोकसभा के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। वही स्टेट गवर्नमेंट्स का बात करें, कहाँ पे, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट्स का बात करें, स्टेट गवर्नमेंट का बात करें मनी बिल के बारे में, तो केवल और केवल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अंदर जो है वो इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नहीं। उसी प्रकार से पार्लियामेंट में देखें तो पार्लियामेंट में जो है वो केवल और केवल जो है वो लोकसभा के अंदर जो है वो लोकसभा के अंदर जो है वो इसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर नहीं। राज्यसभा का कोई भी हस्तक्षेप जो है वो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है, मनी बिल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है कि राज्यसभा कैनोट अमेंड मनी बिल। राज्यसभा जो है ना वो किसी प्रकार से अमेंड नहीं कर सकता है मनी बिल को लेकर के। कैन ओनली रिकमांड, केवल वो मतलब वो बता सकता है कि हाँ इसमें चेंज किया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका जो है ना, इसका मेन जो है ना वो लोकसभा के पास शक्ति होता है कि लोकसभा इस बात को माने या ना माने, तो ये लोकसभा ही जानेगा, ठीक है। मनी बिल के रिगार्डिंग जो है राज्यसभा कुछ उपदेश मतलब बता सकता है कि चेंज करना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जो बताएगा उसको चेंज करना ही चाहिए, ठीक है। तो मनी बिल का पावर जो है कहाँ पे होता है, लोकसभा के अंदर, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।